चलिए उस दिन तो हम लोग क्या क्या कर लिए थे, पैरामीटर का वैल्यू एस्टिमेट कर लिए थे, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर मीटर बाय यूजिंग OLS, है ना, एस्टिमेटर। मतलब कि OLS एस्टिमेटर से हम लोग क्या किए थे, पैरामीटर का वैल्यू एस्टिमेट किए थे, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये किए थे। इसमें अल्फा का क्या आया था हमारा, अल्फा का आया था कितना, y ऑन एक्स ना, ये क्या है हमारा y ऑन एक्स, ठीक है। इसमें आया था y बार माइनस बीटा कैप एक्स बार, और जबकि बीटा कैप इक्वल टू क्या आया था, समेशन स्मॉल एक्स वाई बटा समेशन एक्स स्क्वायर, ये आया था ना जी, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन हम लोग लेते हैं तो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, ठीक है। देखिए यू आई को हम लोग इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स आई यू आई, है ना। देखिए यहाँ एक इसको दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर हम सिर्फ लिखते हैं डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, और एक लिखते हैं डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस एंड एरर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि डिमांड जो है केवल प्राइस पे डिटरमाइन करता है ना, डी इक्वल टू ए माइनस बी पी, ठीक है। मतलब कि एक वैल्यू, एक प्राइस के वैल्यू पे सिंगल ही हमारा क्वांटिटी डिमांड होगा, जिसको हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, डिमांड एंड वाइस वर्सा, ठीक है, if other things remaining the same, other things remaining the same। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अदर फैक्टर को, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर दे रहे हैं, मतलब कि ये कोई भी चेंजिंग नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा यूनिक वैल्यू देता है ना, जैसे कि इधर डी ले लेते हैं, इधर पी ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 5 रुपया है ना, तो डिमांड इसका 10 रुपया होगा। ये हमारा सिंगल प्राइस का सिंगल, मतलब कि सिंगल प्राइस का सिंगल डिमांड वैल्यू होगा, डिमांड वैल्यू होगा, ठीक है। जिसको इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अजम्पशन लगा दिए हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्रस प्रीवियस, सेट्रस प्रीवियस, है ना। यही हमारा क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस बट इट्स ऑन लिमिटेशन, या फिर इसी को हम लोग आगे जाके अजम्पशन कर बना देते हैं, मतलब एक बाउंड्री दे देते हैं। तब हमारा ये क्या होता है, सिंगल वैल्यू होता है। जब सिंगल वैल्यू होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक, है ना। डिटरमिनिस्टिक कहने का मतलब कि एक प्राइस का एक ही डिमांड होगा, ठीक है। कि अगर हम इसको 2 रुपया ले रहे हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो डिटरमिनिस्टिक है, ठीक है, ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है। एक प्राइस पे अब जैसे कि देखिए कि अगर आप मान के चलते हैं टमाटर लेने गए हैं, तो एक ही बाजार में आप देखिएगा प्राइस, मतलब कि हाँ, मतलब कि डिफरेंट प्राइस मिलेगा, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड होगा। मान के चलते हैं कि एक जगह पर 20 रुपये रखा है, दूसरा जगह 15 रुपये रखा हुआ है, मतलब कि एक जगह 20 रुपये किलो दे रहा है तभी 1 केजी ले रहे हैं, एक जगह 15 रुपया है तभी वहां पर भी 1 केजी है, और अच्छा है तो कहीं पर 25 रुपया है, ऐसे करके देखने को मिलता है ना जी 1 केजी। तो यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी डिमांड तो सेम है लेकिन प्राइस डिफरेंट हो जाता है। या फिर इसको उलट के भी देख सकते हैं कि हमारा प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांड अलग अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी लिख रहे थे तो यहाँ पर हमारा अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट था, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर 2 टर्म आएगा, है ना, जिसको एक बोलेंगे हम लोग स्टोकास्टिक और दूसरा को बोलेंगे नॉन स्टोकास्टिक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन स्टोकास्टिक, कास्टिक, और ये हो जाता है हमारा स्टोकास्टिक, है ना। देखिए अब स्टोकास्टिक इसका मतलब तो समझ गए, नॉन स्टोकास्टिक मतलब कि यहाँ पर कोई भी एरर टर्म नहीं है, मतलब कि अदर वेरिएबल इसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग एज ए कांस्टेंट मान लिए थे, सेट्रस प्रीवियस। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विदाउट एजम्पशन,
एजम्पशन, या फिर विदाउट सेट्रेस प्रेवस, कि अब डिमांड को सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो केस जो था ये आपका किसका है, स्टोकास्टिक प्रोसेस का, स्टोकास्टिक प्रोसेस है ना। तो अब यहाँ पर यही डिमांड फंक्शन, यहाँ पर हम लोग स्टोकास्टिक, नॉन स्टोकास्टिक में क्या लिखते थे, डी इक्वल टू ए माइनस बीपी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू ए माइनस बीपी प्लस यूआई। अब यहाँ पर कोई हमारा एजम्पशन नहीं है, सारा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया। ठीक है, तो वही चीज हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन में इसको हम लोग यूज करते हैं, या फिर हम इसको यू को और हम किन किन नामों से जानते हैं, जैसे कि अब हम लोग वापस अपना मॉडल में आ जाते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आई यू आई। तो यू आई को पहले हम नाम देख लेते हैं कि इसको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहला तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोकास्टिक वेरिएबल, स्टोकास्टिक वेरिएबल। दूसरा बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तीसरा बोलते हैं एरर टर्म। तीसरा इसको दूसरा तरह से बोलते हैं रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म, रैंडम डिस्टर्बेंस, या फिर इसको सिंपली हम लोग डिस्टर्बेंस टर्म में बोलते हैं, डिस्टर्बेंस। सर रेसिडुअल भी तो बोलते हैं, रेसिडुअल, या फिर इसको रेसिडुअल, एक्चुअली जब हम लोग रिग्रेशन वाला में यूज करते हैं जो छूट गया है, लेकिन फिर भी कहते तो इसी को है, रेसिडुअल। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों है ना, एरर टर्म और रेसिडुअल टर्म, ये हम जब न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, न्यूमेरिकल डेटा के आधार पे करते हैं तब, आखिर मीनिंग सबका सेम है, लेकिन ये न्यूमेरिकल के आधार पे है। जैसे हाँ वही बता रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो यूज करते हैं बेसिकली जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकली बोलते हैं ना, थ्योरेटिकली। कभी कोई चीज का थ्योरी रहेगा तभी उसको हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं थ्योरेटिकली, कि उसको स्टोकास्टिक वेरिएबल कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं, रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म्स बेसिकली मतलब कि बोलते हैं। बात समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए इसको हम लोग क्यों जोड़ते हैं, है ना, एरर टर्म हम लोग रिग्रेशन में क्यों जोड़ते हैं, वाई यू आई इज एडिंग या एडेड इन रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन में हम इसको क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा कारण तो हम लोग बता चुके हैं, है ना। उसके अलावा भी देखिए सबसे पहला चीज है कि एग्रीगेशन के लिए, एग्रीगेशन इफेक्ट, इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले रहे थे डी जो फंक्शन ऑफ प्राइस, तो ये सिर्फ क्या बता रहा है कि डिमांड जो है सिर्फ प्राइस पे ही डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है, इनकम भी डिपेंड करता है, मौसम भी डिपेंड करता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी डिपेंड करता है, साइकोलॉजी भी डिपेंड करता है, फिर कंज्यूमर कन्वीनियंस पावर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन स्किल कितना है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी चलते हम लोग डिमांड में हमारा जो परिवर्तन होता है वो सभी फैक्टर के कारण होता है। तो प्राइस और यूआई जो ऑल फैक्टर है उसको हम अनऑब्जर्वेबल में भी रख देते हैं यूआई। देखिए इसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अगर सबका 100 रुपया है तो किसी का जो एक्सपेंडिचर होगा 90 होगा, 80 होगा, 50 होगा, 40 होगा, है ना, 60 होगा, 70 होगा। तो ये जो वेरिएशन जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है डेटा में, यही डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, अगर नहीं रहता डिस्टर्बेंस, सिर्फ डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस या फिर रहता, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सबका एक ही आ जाता 50-50, तो इसमें हमारा कोई टर्म हमारा क्या हो जाता है, कोई डिस्टर्बेंस टर्म नहीं रहता। लेकिन कुछ ना कुछ तो घटना घटा था, जो एक को सिर्फ 40 मिला, 40 खर्च किया 100 रुपया में, एक जो है 90 रुपया खर्च कर दिया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो अदर फैक्टर भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया होगा, सिर्फ इनकम ही नहीं किया होगा। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग क्या करते हैं एग्रीगेट इफेक्ट को देखने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे, है ना, एग्रीगेट इफेक्ट देखते हैं किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिसको हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग दूसरा चीज कि मान के चलते हैं एरर इन इक्वेशन, ये और कुछ जो होगा, देखिए एरर बहुत तरह से आता है, ड्यू टू एरर इन इक्वेशन, ये इसी का डेरिवेशन है कि देखिए अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ डिमांड का लेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, बहुत सारा चीज हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ प्राइस ले रहे हैं तो ये हमारा इक्वेशन एरर होगा ना, इस सबको हम हटा दे रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एरर टर्म को ले लेते हैं। सर तीसरा क्या बोले सर, एक बार रिपीट कीजिए ना सर। कौन सा, ड्यू टू एरर इन इक्वेशन? हाँ सर।
जैसे देखिए हम लोग इक्वेशन कैसे लेते हैं, पहले रिलेशन करते हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच रिलेशन, तो सिर्फ यही दोनों रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, ए माइनस बीपी, लेकिन एक्चुअली तो ये सारा चीज इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बीटा वाई, उसका इनकम प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बीटा 2 पीसी, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसका प्राइस का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा बीटा 3 पीएस, इसी तरह से जाएगा ना डॉट डॉट जी। तो हमारा इक्वेशन तो बहुत लंबा होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ यही फॉर्म लेके चलते हैं डी इक्वल टू ए माइनस बीपी। तो ये सारे इक्वेशन जो हमारा स्पेसिफाइड नहीं हो पा रहा है, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूआई का इक्वेट करते हैं, तो इसी को बोलता है एरर इन इक्वेशन। ठीक है ना, जैसे कि मेजरमेंट करने में गलती हो जाए या फिर डेटा कलेक्शन में गलती हो, ठीक है, मेजरमेंट, डेटा कलेक्शन, सैंपल साइज, हम खाली शॉर्ट शॉर्ट लिख देते हैं ना, सैंपल साइज स्मॉल ले लिए, लार्ज ले लिए, सैम्पलिंग टेक्निक में गलती हो सकता है, सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, क्वेश्चनर में गलती हो सकता है यहाँ पर, इंटरव्यू में। नेक्स्ट जो होगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल, है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए रिस्पोंडेंट से अगर पूछिएगा तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेगा, बायसनेस होगा, है ना, लेकिन कहने का मतलब बहुत तरह का त्रुटियां जो है वो आ जाता है। तो ये सारे चीज के कारण हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन में यू को ऐड करते हैं। सर ये सब के लिए भी हम यू ऐड करेंगे, जैसे सैंपल साइज अगर गड़बड़ उस सब के लिए भी यू। हाँ सब, ठीक है, तो उसको सर हमको डिफाइन करके बताना पड़ेगा यूआई यहाँ पर ये। हाँ, जैसे कि एक था एग्रीगेशन वेरिएबल वाला में, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में, डेटा कलेक्शन करने में वेरिएबल के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और सारा कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके बारे में तो हम लोग नहीं जान रहे हैं ना, उसमें नॉलेज तो नहीं है। हाँ। ठीक है, जैसे कि देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी से हम लोग क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकल में इंटरप्रेट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन। हाँ, तो हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, फुल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला जो है रिलेशन ऑफ वेरिएबल, पूरा लिख लीजिएगा ना, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द रिलेशन between the variable, जैसे कि d इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, s इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये दोनों पहला क्या होता है, वेरिएबल का रिलेशन। दूसरा जो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म, कि जो हम यूआई का कर रहे हैं वो यूआई कैसा है, तो हम लोग बेसिकली क्या मान लेते हैं कि यूआई इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ जीरो मीन एंड कांस्टेंट वेरिएंस, ठीक है, या यूआई इक्वल टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, नॉर्मल, है ना। लेकिन देखिए यही बोल रहा है कि हम यूआई दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी देना होगा कि जो रैंडम है वो रैंडम हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बाइनोमियल कर रहा है, क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, कि या कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ही नहीं कर रहा है ना, कि इस तरह से कर रहा है 1 0 1 0 0 1 इस तरह से। तीसरा जो है नेचर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है, कि हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का नेचर कैसा है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है ना, ये सारा चीज पे हमारा जो स्पेसिफिकेशन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड जेंडर एंड ui, तो अब देखिए यहाँ जेंडर मेल एंड फीमेल आएगा, तो इसको हमको स्पेसिफाई करना होगा, कैसे करेंगे, b0 प्लस बीटा 1। अब देखिए मेल और फीमेल दोनों है, तो एक को हम लोग लेंगे सिर्फ जेंडर, एक को 1 और एक को क्या कर देंगे 0 करेंगे,
डमी वेरिएबल का यूज। तो जो हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे या फिर उसको फॉर्मुलेशन करेंगे वो किसके आधार पे यहाँ पर कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के आधार पे। तो देखिए ये तीन चीज जो है जिसके आधार पे हम लोग परफेक्टली क्या करते हैं। सर ये स्पेसिफिकेशन का 3 टर्म है सर। एक ये क्या, जैसे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएं तो पहला तो ये क्या बोलते हैं, फिर सेकंड में एरर टर्म स्पेसिफाई। हाँ, जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, है ना, जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मुलेशन जो करेंगे वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए तीन चीज होना चाहिए। जैसे कि अगर हम डिमांड का ले रहे हैं तो सबसे पहला हम लोग क्या करना होगा कि वेरिएबल का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होगा। कौन कौन करेगा, तो चलो भाई डी इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड यू। अब यहाँ पर देखेंगे कि डी और पी के बीच कैसा रिलेशनशिप है, तो डी इक्वल टू ए माइनस, नेगेटिव है तो माइनस होगा बी पी प्लस यू आई। ठीक है, समझ कि नहीं हो? हाँ सर वो समझे। तो ये समझ में आ गया। जैसे किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने से जब भी करते हैं उसके लिए तीन उसका स्पेसिफिकेशन 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में रिलेशनशिप बताएंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है, फिर दूसरे पार्ट में दिखाएंगे कि जो एरर टर्म हम लिए हैं वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि मतलब जो अभी आप बताया ना 0101 करके आ रहा है या क्या है, कौन किस मतलब फॉर्म में है, और फिर तीसरे में देखेंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का क्या नेचर है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कि स्टोकास्टिक और नॉन स्टोकास्टिक किसको कहेंगे, दूसरा कि एरर टर्म को हम लोग क्यों ऐड करते हैं, और स्पेसिफिकेशन जो हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग जो करते हैं उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए एक आता है एजम्पशन ऑफ OLS। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो चीज आता है, एक तो होता है जनरल एजम्पशन ऑफ OLS, और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक क्या होता है, एजम्पशन ऑफ एरर टर्म, एजम्पशन ऑफ UI। ठीक है, the mean value of UI is 0। ठीक है, जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पर ऊपर में ही एज्यूम कर लिए हैं कि U इज ए रैंडम रियल वेरिएबल एंड हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, श्योर सी बात होगा क्या कि इसका मीन होगा और वेरिएंस होगा। ठीक है, तो इसका मीन जो होगा उसको हम लोग क्या करें, एक्सपेक्टेड UI, और ये क्या हो जाएगा 0, और एक्सपेक्टेड UI का स्क्वायर मतलब कि वेर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग वेर UI कहते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज लिख लीजिएगा इसमें कि द मीन वैल्यू ऑफ UI इज 0 एंड कांस्टेंट वेरिएंस। देखिए यहाँ गड़बड़ाइएगा नहीं, कांस्टेंट वेरिएंस किसको कह रहा है पता है, कि जो हम लोग स्टार्टिंग में जो एक बनाए थे ना इस तरह से, जो यहाँ पर आया था ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो देखिए जो वेरिएंस इसका 100 रुपया वाला का होगा वही वेरिएंस 120 रुपया वाला का होगा, वही वेरिएंस आपका सबका वेरिएंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और मीन वैल्यू रैंडम है तो रैंडम का हमेशा ये पॉपुलेशन के टर्म में ले लेते हैं, तो पॉपुलेशन के टर्म में उसका मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अलग से भी लिखता है कि द वेरिएंस ऑफ UI इज कांस्टेंट, है ना। तो ये कांस्टेंट ला इसको ला हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरा नाम में, कांस्टेंट वेरिएंस। किसी को पता है, होमोसैडास्टिसिटी, है ना। ठीक है, या सम विषमता, सम क्या बोलते हैं, होमोसैडास्टिसिटी मतलब कि इक्वल वेरिएंस, है ना, समान विचलन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, द डिस्टर्बेंस टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म of different observation
मतलब कि यू आई एंड यू जे आर इंडिपेंडेंट। लिख सकते हैं कि एक समय का एरर टर्म दूसरे समय का एरर टर्म से कोई कोरिलेशन नहीं होता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। तो नो ऑटो कोरिलेशन हम लोग कैसे बोलेंगे कि इसको हम लोग दर्शाते हैं कोवेर यू आई यू जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड यू आई माइनस एक्सपेक्टेड यू आई इंटू यू जे माइनस एक्सपेक्टेड यू जे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड यू आई इक्वल टू 0, ऊपर ही मान चुके हैं, एक्सपेक्टेड यू जे इक्वल टू 0। तो ये कोवेर इक्वल टू क्या हो गया, यू आई यू जे इक्वल टू एक्सपेक्टेड यू आई यू जे, ठीक है। और यहाँ पर हम मान चुके हैं कि नो ऑटो कोरिलेशन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब कि कोवेर यू आई यू जे इक्वल टू 0, मतलब कि नो ऑटो कोरिलेशन, मतलब कि एरर टर्म के सक्सेसिव वेरिएबल के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होता है ना। सक्सेसिव वेरिएबल कहने का मतलब कि यूटी प्लस 1 या माइनस 1 जैसा जो भी सीरीज में लेके जाइए, यूटी माइनस 1 इसको इसके साथ नहीं है, यूटी माइनस 2 इसको इसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं है ना। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि कोरिलेशन जब होता है, ठीक है, तो कोवेरिएंस हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जो भी होगा पॉइंट दे लीजिएगा कि द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज नॉन स्टोकास्टिक, नॉन स्टोकास्टिक वेरिएबल and is measured without error, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज नॉन स्टोकास्टिक। नॉन स्टोकास्टिक कहने का मतलब कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ एरर टर्म का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, जैसे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 और क्या हो जाएगा ui। तो देखिए ये जो है बोलता है नॉन स्टोकास्टिक है, मतलब कि x1 का एक ही वैल्यू होगा, सिंगल वैल्यू होगा एक टाइम पे या फिर एक चांस में, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है कि xi और ui के बीच कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है, समझे। तो इसको भी हम लोग कैसे दिखा दें, मान लीजिए कोवेर x ui, ये क्या बोलता है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से प्रूव करते हैं, कोवेर x ui इक्वल टू एक्सपेक्टेड x माइनस एक्सपेक्टेड x ui माइनस एक्सपेक्टेड ui। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड x इक्वल टू क्या होता है, म्यू, जो पॉपुलेशन मीन होता है, इक्वल टू 0, और एक्सपेक्टेड ui ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये भी 0। तो हमारे पास क्या बच गया, कोवेर x ui इक्वल टू एक्सपेक्टेड xi इंटू ui इक्वल टू 0, है ना। मतलब कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो विदाउट एरर मेजर हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन स्टोकास्टिक है। यहाँ पर 10 रुपया है तो 10 ही रुपया है, ऐसा नहीं 10 के 12 12 15 3 4 प्रोबेबिलिटी हो जाता है एक का वैल्यू का, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया सबको। अब देखिए इसके अलावा भी है ना, एक और है इसमें, there is no correlation
कोरिलेशन among independent variable ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच किसी भी प्रकार का कोरिलेशन नहीं होता है। जैसे कि अभी हम लोग ले रहे थे ना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 ui, तो यहाँ पर क्या बोलता है कि कोवेर x1 और x2 के बीच कोई कोरिलेशन नहीं होता है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कोवेर का प्रूफ भी हम लोग कर लेते हैं कि x1 x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम रूल है, x1 माइनस एक्सपेक्टेड x1 इंटू x। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नो मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, नंबर याद रखिएगा, नो मल्टी कोलिनियरिटी, क्योंकि आगे जाके यही ब्रेक करेगा ना, तो आपका मल्टी कोलिनियरिटी का प्रभाव होगा। अब इसके अलावा जो था ना एक जनरल इंफॉर्मेशन, किसके लिए, एजम्पशन ओएलएस के लिए, उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट जो है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी अदर देन एरर टर्म हो जाएगा ना, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, number of parameters is estimated to be estimated। देखिए कहने का मतलब कि अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पर कितना वेरिएबल है, अरे सॉरी 2 पैरामीटर है, ग्रेटर पैरामीटर है, तो आपका ऑब्जर्वेशन भी कितना होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन कम से कम मोर देन 2 होना चाहिए, 2 है ना। जैसे कि y है, इधर x है, ये 10 15 5 6, ठीक है, तो ये 2 रहेगा तो फिर वो नहीं होगा, कम से कम इससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसे बोला जाता है कि 6 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट 10 के आसपास होना चाहिए, मोर देन 6 या 7 के आसपास होना चाहिए। लेकिन जो मैथमेटिकल कंडीशन होता है उसमें से कम 2 पैरामीटर है, तो इसमें कम से कम मोर देन 2 वेरिएबल होना, 2 ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि वेरिएबल का जो वैल्यू होगा ना वो सब सेम नहीं होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट सेम। ठीक है, किसी का भी, जैसे कि y इक्वल टू, ऐसे देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि y का वैल्यू सब 10 10 10 10 हो जाए और x का वैल्यू हो जाए 15 20 25 15, ठीक है, तो इसका कोई भी रिजल्ट आएगा, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए किसी भी वेरिएबल का वैल्यू जो है, वेरिएबल्स वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट जो है रिग्रेशन मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए, मतलब कि नो स्पेसिफिकेशन बायस, नो स्पेसिफिकेशन बायस। ठीक है, अभी जो बता रहे थे ना ऊपर में कि प्योर इसको पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर कैसा है, जैसे कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi, जबकि यही चीज ये हमारा कैसा हो जाएगा, हाइपर पाराबोला हो जाएगा, y i इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 बाय x। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफाइड होना चाहिए, मतलब कि हमको क्लियर पता होना चाहिए डेटा का नेचर कैसा है और हम उसके हिसाब से कौन सा मॉडल अप्लाई। और भी यहाँ पर अजम्पशन आप जोड़ सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा होता है जो आगे आपको काम आएगा। देखिए ये हमेशा डेटा का नेचर पता होना चाहिए, यानी डेटा में फ्लक्चुएशन मतलब कैसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है कि ये इस तरह से हो रहा है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है,
उसी हिसाब से नहीं लेंगे हो, या फिर ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से जा रहा है, आपको एक्सपोनेंशियल लेना होगा, अच्छा या हाँ। इससे जा रहा है या इससे जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ओएलएस बनाते हैं ना, तो ये सारा एजम्पशन को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी क्या होता है कि इसमें टाइम इंटरवल नहीं लेता है। क्या लेता है कि दोनों क्या लेता है, करंट पीरियड। ठीक है, मतलब कि डिपेंडेंट भी, मतलब सीटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी। यहाँ पर टाइम इंटरवल नहीं लेता है कि सीटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस 1, ये तो नहीं लेता इसमें है टाइम, ये ओएलएस में, जैसे आपके ओएलएस में, अच्छा ठीक है सर। है ना, मतलब कि करंट पीरियड को ही एक्सप्लेन करता है, जिसको हम लोग का क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल। ऐसे हम लोग टाइम सीरीज को भी निकाल लेते हैं, लेकिन टाइम सीरीज का अलग उसमें हमको ऑटो कोरिलेशन टेस्ट करना होगा, या फिर हमको फिर स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी करना पड़ता है। लेकिन जो बेसिक क्लासिकल ओएलएस है ना, उसमें हम सिर्फ करंट पीरियड को ही एक्सप्लेन करते हैं, या फिर उसका एग्जामिन करते हैं, करंट पीरियड डिपेंडेंट वेरिएबल और करंट पीरियड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर टाइम पीरियड आ जाता है तो इसमें आगे मॉडल चेंज हो जाता है ना, जिसमें आप लोग को पढ़िएगा तो कोएक, आलमोन मॉडल ये सब आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल, आलमोन। सर ऐसे लिख सकते हैं कि ओनली करंट पीरियड इज एक्सप्लेन्ड बाय ओएलएस। हाँ, या और दूसरा क्या है, सिर्फ ये जो क्लासिकल ओएलएस है ना, क्लासिकल ओएलएस ओनली एक्सप्लेन या एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर मीटर्स। सर अगर आप बोले कि ये सीटी फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस 1, तो ये तो टाइम सीरीज हो गया, तो अगर ऐसा होता है तो कोएक वाला लेते हैं, ये बोले आप? हाँ, टाइम सीरीज लेते हैं, या कोएक आलमोन उस तरफ बनाते हैं। ठीक है, क्लासिकल ओएलएस ओनली एक्सप्लेन द एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बाय यूजिंग ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, दोनों इन बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखिए डिपेंडेंट में अगर क्वांटिटिव रहेगा तो ठीक है, अगर डाइकोटोमस आ गया, जैसे कि स्मोकिंग इज ए फंक्शन ऑफ एज, इनकम, जेंडर और यूआई, तो देखिए स्मोकिंग क्या आ जाएगा, एस, नो। तो अब इस तरह के केस में ओएलएस हमारा फिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा फिर उधर चला जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी मॉडल में ना, लॉजिट, प्रोबीट, है ना, और प्रोबीट। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये, वहां पर हमारा सिंपल ओएलएस यूज नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्वालिटेटिव हो जाता है तो ये हमारा डमी एनालिसिस हो जाएगा, डमी वेरिएबल का। तो इस तरह से हम लोग का ओएलएस का, देखिए सारा चीज जो है ओएलएस का एक्सटेंशन है, लेकिन ये वाला फिर से बताइए क्या बोलते हैं वेरिएबल? मतलब कि अगर आपका क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसका एनालिसिस चेंज हो जाता है ना, जिसको हम लोग डमी एनालिसिस कहते हैं।